हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत। कई दिनों के अंतराल के पश्चात हम पुनः वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। हमारी राजस्थान बोर्ड की जो भौतिक विज्ञान की पुस्तक है, इसमें कुल 17 चैप्टर दिए गए। इन 17 चैप्टर में से 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, जो कि स्थिर वैद्युतिकी के नाम से दिए गए हैं, जिसके अंदर 4 जो चैप्टर हैं, एक है विद्युत क्षेत्र, एक है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, और विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। तो जो ये 4 चैप्टर थे, ये बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर का भारांक रखते हैं, यानी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इन 4 चैप्टर में से, जिनमें से एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो जो स्थिर वैद्युतिकी थी 1 से 4, उसके अंदर जो प्रश्न आएगा, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, यानी कुल मिला के 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो बोर्ड का पेपर होता है, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 13, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 11, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं 3, तो टोटल 56 नंबर का पेपर होता है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पीछे वाले 28, 29 और 30 क्रम संख्या पर जो प्रश्न होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन इस स्थिर वैद्युतिकी में से होगा, यानी 1 से 4 में। तो यहाँ जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं वो हमें सॉल्व कर लेने चाहिए, और इसी प्रकार एक इस पार्ट में से आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 1 नंबर। अब हम जो चैप्टर शुरू करेंगे 5वां, ये चैप्टर है हमारे विद्युत धारा। इस अध्याय में हम विद्युत धारा को समझने का प्रयास करेंगे, और भी इसके साथ जो अटैच्ड टॉपिक हैं, जैसे विद्युत धारा जब प्राप्त होती है तो विद्युत विभव से प्राप्त होती है, यानी हम विद्युत वाहक बल का, सेलों के संयोजन का, इसी तरह से प्रतिरोध प्रतिरोधकता का आदि आदि अध्ययन करेंगे, जो भी चैप्टर में टॉपिक क्रमवार दिए गए हैं। अब जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं, ये यूनिट हमारी फर्स्ट थी। 1 to 4 जो था, ये यूनिट फर्स्ट थी। अब हम शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड में कुल 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 5 नंबर के प्रश्न को कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो हम 5 नंबर के जो प्रश्न हैं उसको देखें तो ये 1 + 2 + 2 होगा, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। एक इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो इसी तरह से हम इसकी तैयारी करेंगे। चले, अपने टॉपिक विद्युत धारा। धारा मतलब किसी चीज की भी अगर हम धारा देखें तो धारा से तात्पर्य प्रवाह है, लेकिन विद्युत मतलब आवेश, यानी आवेशों के प्रवाह से संबंधित ये एक भौतिक राशि है। क्या मतलब है विद्युत धारा, सीखते हैं हम। तो मैं एक पहले किसी चालक पर विचार करूं। ये रहा एक चालक। अब चालक चूंकि हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, तो मैंने एक तार के रूप में लिया है। अब इस तार को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख रहा हूं, तो मैं इस चालक के अंदर क्या पाऊंगा, और मैं पाऊंगा कि इस चालक के अंदर भरे हुए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि आप कंसेप्ट समझते हैं। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये उसी तरह से होते हैं जैसे किसी पात्र में भरी हुई गैस के अणुओं की गति होती है, उसी समान यहाँ इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। अब यदि मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दूं तो क्या होगा, सोचिए। ये विद्युत क्षेत्र लगाया। अब विद्युत क्षेत्र लगाया तो मैंने किस दिशा में लगाया, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होती है, यानी इस पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा। क्योंकि ये सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ गया है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया है, और ये चालक का जो सिरा है वो नेगेटिव हो गया है।
यानी इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में आ गया। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धनात्मक आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा जो कि क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा और इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे और हमें मिल जाएगी एक धारा, विद्युत धारा। विद्युत मतलब आवेश, धारा यानी प्रवाह। लेकिन यहाँ जो भौतिक राशि हम समझ रहे हैं विद्युत धारा, इसका भौतिक विज्ञान में क्या अर्थ है? ये तो सामान्य अर्थ बताया कि आवेशों का प्रवाह। तो विद्युत धारा का जो परिभाषा है भौतिक विज्ञान के अनुसार, जो कि आप छोटी कक्षा में क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन कहां से प्रवाहित? अब यहां भी प्रवाहित हो रहा है तो इस दिशा में भी यहां भी प्रवाहित हो रहा है। तो हम कहेंगे कि चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, ये चालक है तो इसका कोई एक आप अनुप्रस्थ काट ले लें, यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे कहीं भी ले लें। तो मैं इसका एक अनुप्रस्थ काट डिसाइड कर लेता हूं कि ये एक मैं अनुप्रस्थ काट ले रहा हूं। अब इस अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होगा, उस मात्रा को, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहेंगे। मैं मान लेता हूं कि माना डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा क्या बनेगी? दैट इज आवेश बटा समय, प्रवाहित आवेश और लगा हुआ समय। क्योंकि क्या कह रहा है? प्रति एकांक समय में, तो समय का भाग लगाना पड़ा। अब आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है? डेल्टा क्यू, और समय कितना लगा? डेल्टा टी। तो प्रति सेकेंड या प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यही टर्म जो है वो कहलाएगी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कैपिटल आई से व्यक्त करेंगे। ये रहा कैपिटल आई, ये है विद्युत धारा। लेकिन बच्चों आप समझें कि जब हम कुल आवेश और कुल लगे समय का अनुपात लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं कुल आवेश, कुल प्रवाहित आवेश है और कुल लगा समय, तो जो अनुपात आएगा ये औसत होगा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में चाल और वेग और त्वरण आदि से संबंधित टॉपिक समझे हैं, और उसमें जब हम कुल विस्थापन बटा कुल समय लेते हैं तो वो औसत वेग होता है। यानी यहाँ जो टर्म आएगी वो औसत आएगी, और इसलिए हम इसको यहाँ एवी या औसत लिख के व्यक्त करेंगे। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा ही कहते हैं, लेकिन जब हम कुल प्रवाहित आवेश में कुल लगे समय का भाग लगाएंगे तो वो औसत धारा कहलाएगी। यह औसत विद्युत धारा है, यह औसत विद्युत धारा है। अब यदि धारा नियत हो, मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक 5 सेकंड में मान लूं कि 5 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगले 5 सेकंड में भी 5 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस प्रकार जब हम औसत धारा निकालेंगे तो वही उसकी धारा कहलाएगी, यानी तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। लेकिन अगर पहले 5 सेकंड में 5 माइक्रोकूलम है, दूसरे 5 सेकंड में 7 माइक्रोकूलम है,
तो इस प्रकार अगर धारा होगी, आवेशों का प्रवाह होगा, तो हमें तात्क्षणिक धारा निकालनी पड़ेगी, जो कि हम किसी समय विशेष के लिए निकालेंगे, जिस प्रकार हमने तात्क्षणिक वेग, चाल, त्वरण आदि में समझा, उसी तरह से यहां भी कंसेप्ट है। तो मैं लिखूं यदि विभिन्न समय अंतरालों में प्रवाहित आवेश भिन्न भिन्न है, तो क्या हमें किसी विशेष क्षण पर विद्युत धारा ज्ञात करनी होती है, जिसे हम तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। ये कब प्राप्त होगी? विशेष क्षण पर, जो हमने पिछली कक्षाओं में किया उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? समय अंतराल अत्यल्प लेना पड़ेगा। कितना अत्यल्प? लिमिट टेंड्स टू 0, यानी 0 के निकट। तो हम लिखेंगे यदि डेल्टा टी, या मैं लिखूं समय अंतराल डेल्टा टी लिमिट हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तो क्या लिखेंगे? औसत धारा तात्क्षणिक धारा कहलाती है। अर्थात तात्क्षणिक धारा क्या बनेगी? क्या तात्क्षणिक धारा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है? नहीं, ये तब होगी जब समय अंतराल अत्यल्प हो, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको आप आई, सिंपल आई लिखेंगे। औसत धारा है तो आई एवरेज लिख दो, या फिर इसको आप आई करके ये औसत का निशान लगा दो। लेकिन अगर तात्क्षणिक धारा है तो आप इसे सिंपल आई ही लिखेंगे, और इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हैं? dq बाई dt, यानी समय के साथ आवेश का अवकलन तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाता है। तो ये तो है बच्चों विद्युत धारा। अब यहां पर जो आवेश ले रहे हैं, ये आवेश यहां डेल्टा क्यू नेट प्रवाहित आवेश है। इसका क्या मतलब है? नेट प्रवाहित आवेश है, इससे क्या मतलब है? अब यहां विचार करें तो हो सकता है कि धनात्मक आवेश के साथ ऋणात्मक आवेश भी किसी रूप में, जैसे शेल में मैं चर्चा करूं तो प्रवाहित हो रहा हूं, या मैं ऐसे कहूं कि आवेश कुछ ऋणात्मक आवेश इधर गया तो कुछ ऋणात्मक आवेश इधर गया, तो नेट आवेश कितना प्रवाहित हुआ। जैसे अर्धचालकों में जो धारा हमें प्राप्त होती है, वो धारा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होती है, तो उनका हमें नेट आवेश निकालना पड़ेगा। नेट आवेश कितना प्रवाहित हुआ, उससे हमारा यहाँ तात्पर्य है। अब आ जाऊं मैं इसके मात्रक। पहले आप नोट कर ले, मैं इसको साफ करूं। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बाद में नोट कर सकते हैं, या बीच में ही रुक जाएं और नोट कर लें। बच्चों, अब इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और पिछली कक्षाओं में भी आपने सीख रखा है। क्योंकि क्या है ये? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है धारा। अब मात्रक इसका क्या? कूलाम
और इसका क्या, सेकेंड। तो मात्रक बन गया कूलाम प्रति सेकेंड। और इसे हम एक नया नाम दे रहे हैं जिसे हम कहेंगे एम्पियर। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है बच्चों। अब 1 एम्पियर किसके बराबर है? 1 एम्पियर किसके बराबर है? तो एम्पियर को ए से लिख रहे हैं। 1 एम्पियर को जानने के लिए हमें डेल्टा टी का मान 1 सेकेंड लेना होगा और डेल्टा क्यू का मान एकांक यानी 1 कूलाम लेना होगा। तो आई क्या बनेगा, 1/1 यानी 1/1 मतलब एक क्या, कूलाम, और प्रति सेकंड यानी 1 एम्पियर बनेगा। तो आप समझ लें कि 1 एम्पियर धारा क्या है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्राप्त धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। अब चूंकि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। बड़ा आवेश कैसे है? 1 कूलाम आवेश हमें कब मिलेगा? जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो। 1 कूलाम आवेश तब मिलेगा, कितनी देर में? 1 सेकंड। यानी बहुत बड़ी मात्रा प्रवाहित करनी होगी हमें 1 एम्पियर की धारा प्राप्त करने के लिए। यानी 1 एम्पियर की धारा बहुत बड़ा मात्रक है और इसलिए हम माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर आदि परिभाषित करते हैं। तो मैं लिखूं, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्राप्त विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये एम्पियर की एक सामान्य परिभाषा है। हालांकि विद्युत धारा की जो एक मानक परिभाषा है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ी, कब पढ़ी? जब आपने 7 मूल भौतिक राशियां समझी, जिनमें से एक मूल भौतिक राशि विद्युत धारा थी जिसका मात्रक एम्पियर था, वो वहां समझा था। और 1 एम्पियर क्या थी उस समय को आप याद करें। हालांकि यहाँ पर हम फिर उसको डिटेल से समझेंगे कि जब 2 चालक तार 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हों और उनके बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर कार्यरत हो तो निश्चित रूप से उन चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ये उसकी मानक परिभाषा है जो अगले आने वाले चैप्टर में हम फिर से समझेंगे। तो ये है इसका मात्रक। अब आते हैं, नोट करें आप, धारा की दिशा। सोचें धारा की दिशा क्या होगी? धारा की क्या दिशा होगी? याद रखना पड़ेगा कि धारा की दिशा सदैव धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में लिया जाता है। प्रवाह की दिशा में बच्चों लिया जाता है। ये धारा की दिशा है जो मानी गई है, पहले से निर्धारित कर रखी है। अब चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें चालकों में जो धारा मिल रही है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण मिल रही है जो कि धनात्मक नहीं है और ऋणात्मक है। और इसलिए ऋणात्मक आवेश के कारण धारा, अतः यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। अब ये धारा की दिशा मानी गई है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में होगा। अब आप देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के जाने के विपरीत दिशा में धारा जा रही है। इसका मतलब धारा की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है चालकों के कारण, क्योंकि जो चालक है उसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्राप्त होती है, लेकिन सभी में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्राप्त नहीं होती। जैसे विद्युत अपघटय पदार्थ है तो विद्युत अपघटय पदार्थ में धारा धनायनों के कारण और इलेक्ट्रॉनों के कारण प्राप्त होती है। ये तो हो गई दिशा। मैं यहाँ पॉइंट लिख दूं, चालकों में धारा किसके कारण मिलेगी? चालक में धारा इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत अपघटय पदार्थ में
धारा धनायन व इलेक्ट्रॉन के कारण, अर्धचालकों में धारा, अर्धचालक में धारा इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। तो इस तरह से अलग अलग कारण हो सकते हैं प्राप्त होने के। तो ये पॉइंट था दिशा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ दिशा समझा देते हैं तो वैसे ही एक मुद्दा उठता है कि क्या दिशा है तो ये एक सदिश भौतिक राशि है। तो हम समझें कि विद्युत धारा एक सदिश भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। कैसी भौतिक राशि है ये? अदिश भौतिक राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्यों? इसके दो तरह से इसे समझा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं धारा आवेश और समय के कारण है, और आवेश भी जो है अदिश है, समय भी अदिश है, तो इनका अनुपात भी अदिश है। तो पहला पॉइंट है कि आवेश व समय दोनों अदिश राशि होने के कारण धारा अदिश भौतिक राशि है। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात को हम समझें उससे पहले ये जाने कि क्या किसी भौतिक राशि का सदिश या अदिश होना दिशा, मात्र दिशा पर ही निर्भर कर रहा है। दिशा होने के साथ ये आवश्यक है कि वह भौतिक राशि सदिश संयोजन के नियमों का भी पालन करे। सदिश के नियमों का भी पालन करे तभी वो भौतिक राशि सदिश होगी, चाहे उसमें दिशा हो या ना हो। अगर दिशा है तो उसके साथ साथ सदिश के नियमों का पालन होना चाहिए। अब सदिश के किस नियम की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं? सदिश संयोजन की। और दो सदिशों के संयोजन का हमारे पास क्या तरीका है? तो वो अभी हमने 11th में समझा है। त्रिभुज का नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब मैं यहाँ पर आपको एक दिखाऊं कि मान लीजिए एक धारा यहाँ जा रही है और ये यहाँ आके दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। ये I धारा है और इसमें आके ये I1 हो गई, यहाँ पे I2 हो गई। तो क्या यहाँ सदिश के नियमों का पालन हुआ? नहीं, क्योंकि I1 और I2 जुड़ के I मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 1 एम्पियर और यहाँ पर 3 एम्पियर है तो यहाँ निश्चित रूप से 4 एम्पियर होगा। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज का नियम लगा के हम ज्ञात करें तो यहाँ के कोण थीटा को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और उस आधार पर 1 और 3 की जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर नहीं आएगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक सदिश भौतिक राशि न होकर अदिश भौतिक राशि है। तो मैं लिखूं विद्युत धारा सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। और इसके साथ ही आप ये यहाँ चित्र दिखाते हैं। विद्युत धारा एक अदिश भौतिक राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है। तो ये आपने विद्युत धारा को समझा सदिश है या अदिश है। आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और बच्चों नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो हम लेंगे धारा घनत्व। क्या मतलब है धारा घनत्व? अभी हमने ये कहा था कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट असमान है, जैसे
आप कल्पना कर लें किसी चालक की, वो चालक इस तरह से है, इस तरह से है, मान लो। तो यहां इसका अनुप्रस्थ काट अलग है, यहां इसका अनुप्रस्थ काट अलग है, और यहां इसका अनुप्रस्थ काट अलग है। तो अनुप्रस्थ काट भिन्न भिन्न होने पर धारा तो वही, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश समान रहेगी, लेकिन कुछ तो परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा उसको हमने एक नई भौतिक राशि से समझने की कोशिश करी है, जिसे हम कह रहे हैं विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, और इसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जे से। अब परिभाषा है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी कहते हैं। अब मान लो कि यहां पर इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो डेल्टा एस, तो मैं लिखूं माना किसी डेल्टा एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल्टा आई धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व क्या बनेगा? धारा घनत्व बनेगा जे एच डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, ये बनेगा धारा घनत्व। चूंकि ये कुल है इसलिए हम यहां पर इसका औसत शब्द को काम में ले सकते हैं। वही कंसेप्ट है, कुल धारा बटा कुल अनुप्रस्थ काट। अब चूंकि अलग अलग जगह पर अनुप्रस्थ काट बदल रहे हैं, असमान अनुप्रस्थ काट के चालक की हम बात कर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ काट जब जब बदलेंगे तब तब धारा घनत्व परिवर्तित होगा। क्योंकि धारा एक ही रहेगी, धारा समान रहेगी, परंतु धारा घनत्व जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां ये बात हमें ध्यान रखनी है कि चालक से प्रवाहित धारा समान रहेगी, समान होने पर भी धारा घनत्व असमान होता है। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बच्चों असमान अनुप्रस्थ काट के चालक के लिए। तो मैं यहां लगा लिख दूं असमान अनुप्रस्थ काट के चालक के लिए धारा घनत्व असमान होता है। अब मेरी रुचि इस बात में है कि मैं ये पता करूं इस अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं क्या ज्ञात करूंगा? धारा घनत्व ज्ञात करिए जो एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा है। लेकिन मेरी रुचि है कि किसी बिंदु विशेष से कितनी धारा गुजर रही, इस बिंदु से कितनी धारा गुजर रही, या इस अनुप्रस्थ काट के इस बिंदु से कितनी धारा गुजर रही है। तो मैं क्या करूंगा कि डेल्टा एस को अत्यल्प ले लूंगा। उतारें, आप नोट करें। चलते हैं आगे बच्चों। मैं लिखूं किसी बिंदु विशेष मैं मान लो वो विशेष बिंदु ये P है। बिंदु विशेष पर धारा घनत्व कैसे निकलेगा?
तो धारा घनत्व निकलेगा जे। ये उसी तरह से है जैसे हम तात्क्षणिक निकाल रहे थे, तात्क्षणिक अभी धारा निकाली थी, तो इसको लिखूंगा लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा आई बाई डेल्टा एस। और इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 11 से ही इसको अवकलन के रूप में लिखा जा सकता है, तो डी आई बाई डी एस ऐसे हम लिख सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, और फिर आई को लिखेंगे हम समाकलन जे डॉट डी एस। यहां मैं आपको बता दूं कि जो अनुप्रस्थ काट है वो हमने अनुप्रस्थ काट के लंबवत धारा मानी है। यदि अनुप्रस्थ काट के लंबवत नहीं हो, यदि धारा अनुप्रस्थ काट के लंबवत न होकर थीटा कोण पर है, तो धारा घनत्व जो बनेगा वो इस तरह से लिखना होगा आपको, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस एंड कॉस थीटा, इस तरह से। लेकिन हमने पहले ही लिख दिया था कि अनुप्रस्थ काट के लंबवत है धारा। अब मान लें कि ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत है धारा, तो ये लंबवत है धारा। अनुप्रस्थ काट यानी इस क्षेत्रफल की दिशा किधर, पृष्ठ के लंबवत, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो यहाँ थीटा जीरो होने से कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा एस ही सफिशियंट होता है उस स्थिति में। लेकिन अगर नहीं है तो एक्चुअल परिभाषा ये है, और उस स्थिति में हमें ये मिलेगा, क्योंकि ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा आई बराबर जे डेल्टा एस एंड कॉस थीटा, और दैट्स वाई डेल्टा आई इक्वल टू जे डॉट डी एस अदिश गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने यहां पर ये अदिश गुणनफल लगाया है, जिसे आप समझ, इसके साथ चाहे कॉस थीटा लगा के लिख लें, क्योंकि कॉस यहाँ पर कॉस क्या है, मैंने लंबवत मान लिया, यहाँ कॉस क्या है, 0। तो ये है बच्चों धारा घनत्व। अब धारा घनत्व के हम उतार लें, आप मात्रक पर विचार करें बच्चों, तो इसका जो मात्रक बनेगा इसका जो मात्रक होगा ये होगा, समझे, याद होगा आपको कि J का मान क्या है, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, तो I क्या है, धारा यानी एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और इसलिए धारा घनत्व का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। आप इसके विमीय सूत्र को याद कर लिख लें, सिंपल है। एम्पियर का तो पता है A, और मीटर स्क्वायर का L2 है, तो L2 ऊपर चला जाएगा। तो ये है बच्चों धारा घनत्व। नोट करें, चलते हैं अगले टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, किताब के अनुसार ही ले रहे हैं, धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह, धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह। अब चालकों में किस प्रकार से प्रवाह होता है, तो वैसे आप जानते हैं, लेकिन टॉपिक है तो हम इसको अलग से समझते हैं। तो हमारे पास ये है एक चालक। अब हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक चालक है। अब चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा हम समझ सकते हैं चालक किससे बना है, परमाणुओं से बना है, और परमाणु को मैं बाहर निकालूं तो परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से बंधन
कमजोर है और इस तरह से ये इस नाभिक से मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होकर पदार्थ को छोड़ के जाने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि पदार्थ के अंदर ही स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। अब अगर मैं तांबे पर विचार करूं तो तांबे के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा और तांबे के अंदर यहां लिखूं मैं, तांबे के अंदर तांबे में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने पर, क्योंकि एक परमाणु हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है और परमाणुओं की संख्या आप जानते हैं अवोगाद्रो संख्या के तुलनीय है, और इसलिए हमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त होंगे, याद रखना पड़ेगा 8.49 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसकी कल्पना हम किसी पात्र में भरी हुई गैस के अणुओं के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत मात्रा में, अति विशाल मात्रा में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे बच्चों। ये रहे अत्यंत विशाल मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कौन देगा, तो वातावरण से ये ऊर्जा लेंगे। वातावरण के उस वातावरण में जो विद्यमान है उष्मीय ऊर्जा, उससे ऊष्मा लेकर ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो चूंकि इनके पास एक निर्धारित दिशा नहीं होगी, इसलिए ये किसी भी दिशा में गति करेंगे और जाके किसी आयन से टकराएंगे या अशुद्धि परमाणु से टकराएंगे या अन्य स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। और टकराने के कारण किस से टकराएंगे, ध्यान रखना, धनायन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ पर एक धनायन बन गया है। दूसरा किससे टकरा सकते हैं, अशुद्धि परमाणुओं से, और तीसरा किससे टकरा सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकरा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से यहाँ जो है टक्कर हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रॉन चला, टक्कर हुई, और टक्कर होने के कारण ये अपनी दिशा बदल लेता है, क्योंकि वातावरण यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा तो है, अब वो ऊर्जा वातावरण से मिली, अब टकरा के क्या करेगा, किसी दिशा में मुड़ जाएगा, फिर जाएगा, फिर टकराएगा। अब चूंकि ये यादृच्छिक होता है, किस स्थिति में टक्कर होगी और किस दिशा में मुड़ेगा ये पहले से निर्धारित नहीं होता, यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक का मतलब रैंडम होता है, जिसका पहले से कोई डिसीजन नहीं होता, मतलब पहले से निर्धारित नहीं होता। तो हो सकता है पुनः इसी दिशा में मुड़ जाए, यानी इस तरह से जिगजैग मोशन करेगा और इसलिए ये यहीं पे घूमता रहेगा। और किसी अनुप्रस्थ काट चालक की बात, किसी अनुप्रस्थ काट से मैं विचार करूं, इस अनुप्रस्थ काट से विचार करूं, एक मैं अनुप्रस्थ काट ले लेता हूं यहां, और इस अनुप्रस्थ काट से विचार करूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए और फिर वापस इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो नेट आवेश कितना रहा, नेट आवेश प्रवाह 0। जब हमने विद्युत धारा को समझा था तो वहां कहा था यहाँ नेट आवेश, यहां लिखा था मैंने नेट आवेश इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है, लेकिन नेट आवेशों का, नेट कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो इस स्थिति में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है। तो ये बात आप यहाँ अपनी पुस्तक में से देख के लिख लें, या जो मैंने समझाया है उस आधार पर समझ के लिख लें। बच्चों बढ़ते हैं आगे। लेकिन जब इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगाने पर होगा ये बच्चों कि अब इन इलेक्ट्रॉनों की गति संशोधित हो जाएगी। जो जिगजैग था वो जिगजैग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, अभी मैंने यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा के आपको दिखाया था, मान लीजिए ये बैटरी लगा के मैंने यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ क्या होगा, ये ऋणात्मक सिरा बन जाएगा, ये धनात्मक सिरा बन जाएगा, और इस प्रकार इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो आवेश उपस्थित होता है उस पर एक बल, ऋणात्मक आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को पर एक बल लगने लग गया।
और अब इन इलेक्ट्रॉनों को गति करने की एक निश्चित दिशा मिल गई, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। अब इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना होगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होंगे। यूं नहीं होगा कि टकराए और वापस मुड़ गए, क्योंकि इस दिशा में बल लगेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये गया और जाके यहां से टकराया, तो टकरा के क्या इस दिशा में मुड़ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर बल इसी दिशा में है। टकराएगा, अपनी ऊर्जा खोएगा और फिर बल लग रहा है लगातार, तो फिर इसी दिशा में आगे बढ़ेगा बच्चों। और इस प्रकार किसी भी अनुप्रस्थ काट से एक नेट आवेश प्रवाहित होगा और इस प्रकार से हमें विद्युत धारा मिलेगी। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा कि अनुप्रस्थ काट से, किसी भी अनुप्रस्थ काट से नेट आवेश प्रवाहित होगा। अब क्यों होगा? तो इसके आगे आप लिख लें, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगे और इस प्रकार से धारा का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। ये है धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह। बच्चों, जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करेगा? निश्चित दिशा में क्या करेगा? अपवाह करेगा, गति करेगा। बिल्कुल आपका सवाल, आपका आंसर सही था, लेकिन उस गति को मैं एक नया नाम दे रहा हूं। क्या करेगा? अपवाह करेगा। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गति को, जो हम विद्युत क्षेत्र लगाने से चालकों के अंदर हो रही है, इस प्रकार की गति को हम अपवाह कहते हैं और जो इनका वेग होगा वो अपवाह वेग होगा, जिसे हम अगले टॉपिक में समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा अपवाह वेग का रहेगा, जिसे हम अंग्रेजी में ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट। तो बच्चों, आज हमने दो टॉपिक समझे। एक था विद्युत धारा, एक था धारा घनत्व। उसके साथ ही हमने ये समझने का प्रयास किया कि किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा कैसे प्राप्त होती है। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और फिर अपवाह वेग, अपवाह चाल, विद्युत क्षेत्र से उनका संबंध, गतिशीलता आदि आदि को समझाने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही। पढ़ते रहिए, लगातार आनंद लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, सभी मित्रों तक पहुंचा दें ताकि सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। कंटिन्यूस रखूंगा वीडियो। बीच में जो गैप आ गया था वो गैप अब नहीं आएगा, आगे जारी रहेगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखें। चलिए, थैंक यू।